नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जो है ज़रूर प्रेस करें। तो गुलाम वंश हमारा अभी पूरा हो चुका था। अब हम जो है बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। तो खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है खिलजी वंश का शासन रहा है। और जो खिलजी वंश का शासन काल रहा है, इन्होंने काफ़ी विजय की हैं, काफ़ी अपना साम्राज्य विस्तार भी इन्होंने किया है। और ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें से अधिकतर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। खिलजी वंश की स्थापना जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड को जो है रेखांकित करती है। वस्तुतः इस वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा 1290 ईस्वी में की गई थी। इस वंश के अंतर्गत कुल 5 शासकों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी व नसरुद्दीन खुसरो शाह ने 30 वर्षों तक जो है शासन किया था। इस काल की मुख्य विशेषता यह रही कि इस दौरान तत्कालीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन हुए। यही कारण है कि खिलजी वंश को एक क्रांति के रूप में भी जो है देखा जाता है। खिलजी क्रांति का सामान्य अर्थ है जाति व नस्ल आधारित शासन व्यवस्था की समाप्ति, क्योंकि अब उच्च समझे जाने वाले इल्वरी तुर्कों के स्थान पर निम्न तुर्क खिलजियों ने सत्ता संभाल ली। इसके कुछ अप्रत्यक्ष अर्थ भी हैं, जैसे धर्म का राजनीति से अलगाव, प्रतिभा या योग्यता के आधार पर अधिकारियों का चयन, प्रशासन का सामाजिक विस्तार। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों के आगमन को नगरीय क्रांति से जोड़ा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों को वह ग्रामीण क्रांति तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं के कार्यों को वह जो है ग्रामीण क्रांति से जोड़ते हैं। अब खिलजी वंश के जो है प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ये 1290 से 1296 ईस्वी तक जो है ये रहे हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था, जिसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी जो है धारण की। खिलजी वंश के संस्थापक तुर्क थे, हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के कार्यकाल में एक अच्छे सेनानायक के रूप में जो है प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उसने कई अवसरों पर मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और जो है सफलता भी प्राप्त की। जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के समय से में प्रारंभ हुआ। कैकुबाद के समय वह समाना का सूबेदार तथा सर ए जहांदार के पद पर नियुक्त था। कैकुबाद ने उसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किले खरी के महल में जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक कराया और दिल्ली का सुल्तान बना। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। राज्याभिषेक के समय जलालुद्दीन की आयु जो है 70 वर्ष की थी। बलबन की रक्त और लौह की नीति त्याग कर उसने उदार नीति अपनाई और मध्यकाल का पहला शासक बना, जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। वस्तुतः जलालुद्दीन ने हस्तक्षेप की नीति को जो है अपनाया। जलालुद्दीन के समय 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किए। इसी के समय एक और मंगोल आक्रमण हलाकू के पौत्र उलूग खां के नेतृत्व में जो है हुआ। जलालुद्दीन के काल में लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मंगोलपुरी में जो है बस गए, जो नवीन मुसलमान कहलाए। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही अलाउद्दीन ने देवगिरी का जो है सफल अभियान किया था। देवगिरी में जो है रामचंद्र देव शासक थे। जुलाई 1296 ईस्वी में अली गुरशस्प यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन को कड़ा मानिकपुर बुलाकर गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी और सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है राज्य किया है। और
अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का जो है भतीजा था। अलाउद्दीन के पिता की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन ने उसका पालन पोषण किया और बाद में उसे अपना दामाद बनाया। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना, उसने इलाहाबाद जिले में कड़ा मानिकपुर की जागीर अलाउद्दीन को दे दी। माना जाता है कि अलाउद्दीन शुरू से ही महत्वाकांक्षी था और जैसे ही उसे राजगद्दी हथियाने का मौका मिला, उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अपने को सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि जो है धारण की थी। अब सिंहासन की प्राप्ति कैसे हुई? जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन की तुरंत गद्दी प्राप्त ना हो सकी। ज्यों ही मलिका ए जहां, जो जलालुद्दीन की पत्नी थी, को अपने पति की हत्या का समाचार मिला, उसने तुरंत अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया और अपने बड़े पुत्र अरकली खां को मुल्तान से बुलाया। अलाउद्दीन अभी कड़ा में ही था। जैसे ही उसे इस घटनाक्रम का पता चला, बिना समय नष्ट किए अलाउद्दीन कड़ा से दिल्ली की ओर बढ़ा और उसने मार्ग में लोगों को सोने व चांदी के टुकड़े व सिक्के बांटे। दक्षिण विजय से लाए हुए धन के इस वितरण ने लोगों को अलाउद्दीन की ओर आकृष्ट किया। जब दिल्ली में बैठे इब्राहिम ने देखा कि विरोध असंभव है, तो वह अपनी माता और मलिक अहमद के साथ दिल्ली छोड़कर मुल्तान की ओर भाग गया। अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया और अक्टूबर 1296 ईस्वी में विधिपूर्वक अपना जो है राज्याभिषेक करवाया। अब इसके राजनीतिक अभियान कौन कौन से थे? पहले उत्तर भारत के में अभियान किए हैं, फिर उसके बाद दक्षिण भारत में। तो पहले उत्तर भारत के अभियानों के जो है गुजरात पहले किया। गुजरात पर आक्रमण जो है 1298 से 99 ईस्वी के बीच में। तो गुजरात का राज्य जो है उपजाऊ भूमि एवं व्यापार के कारण समृद्ध था। अलाउद्दीन के समय यहाँ का शासक रायगढ़ था। इस राज्य पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन ने 2 दिशाओं में सेना भेजी। उलूग खां को सिंध की ओर से तथा नुसरत खां को राजपूताना के मार्ग से भेजा। गुजरात का शासक रायगढ़ इस आक्रमण का सामना नहीं कर सका और वह दक्षिण की ओर भाग गया। रायगढ़ ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ जो है शरण ली। सुल्तान की सेना ने गुजरात विजय के बाद सूरत सहित कई नगरों व सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसी राज्य के खंबात बंदरगाह पर आक्रमण के समय एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर को नुसरत खां ने खरीदा, जो बाद में अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का प्रमुख सेनापति बना। मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है। फिर आ जाता है रणथंबोर पर आक्रमण किया उसके बाद 1301 ईस्वी में। रणथंबोर राजपूताने का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। यह पहले दिल्ली राज्य का अंग रह चुका था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वहां के शासक हमीर देव था। सुल्तान ने रणथंबोर पर आक्रमण के लिए उलूग खां एवं नुसरत खां को भेजा। माना जाता है कि यहाँ लगभग 1 साल तक सुल्तान की सेना को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में 1301 ईस्वी में हमीरदेव का प्रधानमंत्री रणमल सुल्तान से जा मिला। राणा हमीरदेव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सुल्तान की तरफ से नुसरत खां इस युद्ध में जो है मारा गया। हमीर रासों के अनुसार हमीर की रानी रंग देवी के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। चित्तौड़ की विजय 1303 में। रणथंबोर के पश्चात 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ आक्रमण की योजना बनाई। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में इसका उल्लेख किया है। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। इस समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। इस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर चढ़ाई कर दी, परंतु अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की घेराबंदी नहीं तोड़ी। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह ने घेराबंदी के 7 माह बाद आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद यहाँ के शासक अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज्राबाद कर दिया। फिर आ जाते हैं मालवा की विजय। मालवा पे जो है 1305 ईस्वी में जो है चित्तौड़ की विजय के बाद राजपूतों की रियासतों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। उसने मालवा के राजा महलक देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की।
अलाउद्दीन ने प्रतिक्रिया स्वरूप मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए 1305 ईस्वी में भेजा, जहां उसे प्रारंभ में कठिन प्रतिरोध झेलना पड़ा, किंतु अंत में आइन उल मुल्क के किले पर अधिकार हो गया। तत्पश्चात उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी तथा जालौर पर भी सुल्तान का अधिकार हो गया। तो एक चीज और, 1540 में जो रचना है पद्मावत का आधार अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैव्या की तुलना अलाउद्दीन व पद्मिनी से की है। इस पुस्तक का नाम है खजाने फुतूह। ये एक ध्यान रखने वाली चीज है कि 1504 में जो पद्मावत का आधार जो अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैव्या की तुलना अलाउद्दीन व पद्मिनी से की है, पुस्तक का नाम है खजाने फुतूह। अब आ जाइए मारवाड़ की विजय 1308 ईस्वी। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने मारवाड़ को जीतने का प्रयास किया। मारवाड़ के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, अंततः वह मारा गया। कमालुद्दीन गुर्ग को सेवान का शासक नियुक्त किया गया। फिर जालौर की विजय 1311 में, यहाँ का शासक कृष्णदेव द्वितीय परास्त हुआ। जालौर की विजय ने अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान की विजय को पूर्ण कर दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं दक्षिण भारत की विजय। तो उत्तर भारत के विपरीत यहाँ अप्रत्यक्ष शासन, क्योंकि प्रत्यक्ष साम्राज्य विस्तार के साम्राज्य का स्थायित्व प्रभावित होता। मध्ययुग का पहला शासक जिसने विंध्य पार किया, कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण की अथाह संपदा को हासिल करना था। दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व मलिक कफूर ने किया। दक्षिण भारत अभियान की विस्तृत जानकारी वर्णीकृत तारीख फिरोजशाही तथा अमीर खुसरो की रचना खजान उल फुतूह एवं ईसामी की रचना फुतूह उस सलातीन से मिलती है। अब दक्षिण भारत में पहला आक्रमण हुआ है देवगिरी पर। तो देवगिरी पर आक्रमण हुआ 1307 ईस्वी में। सुल्तान बनने से पहले 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। कालांतर में रामचंद्र ने सुल्तान को कर देना बंद कर दिया, साथ ही उसने गुजरात के शासक रायकर्ण को शरण दी थी। प्रतिक्रिया स्वरूप अलाउद्दीन ने 1307 ईस्वी में मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन ने राजा के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी, साथ ही उसका राज्य वापस कर दिया। इस व्यवहार से रामचंद्र इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर कभी भी सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। इसके बाद आता है तेलंगाना यानी वारंगल की विजय 1309 या 10 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में वारंगल के असफल अभियान के कलंक को धोने के लिए अलाउद्दीन ने 1309 के बीच 9 या 10 के बीच जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस युद्ध अभियान में मलिक काफूर को देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की सहायता भी प्राप्त हुई। मलिक काफूर और वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के बीच लड़े गए युद्ध में जल्द ही प्रताप रुद्र देव ने समर्पण कर दिया। सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर उसने भी वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तेलंगाना के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव अपनी सोने की मूर्ति बनाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भेज दी। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। फिर आ जाइए पांड्य राज्य की विजय 1311 ईस्वी में। पांड्य राज्य दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर था। यह वहां सुंदर पांड्य और वीर पांड्य दोनों भाइयों के बीच सिंहासन को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। सुंदर पांड्य ने अपने भाई के विरुद्ध सुल्तान अलाउद्दीन से सहायता मांगी। सुल्तान ने अवसर का लाभ उठाकर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर को आक्रमण के लिए भेज दिया। मलिक काफूर ने जल्द ही पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया। वीर पांड्य वहां से भाग खड़ा हुआ। मलिक काफूर ने नगर में लूटपाट की, अनेक मंदिर नष्ट किए। अपने साथ वह लूट की अपार धन संपदा लाया जो इसके पूर्व कभी नहीं लाया था। फिर देवगिरी पर उसने जो है पुनः 1313 ईस्वी में आक्रमण किया। राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव या सिंघन देव गद्दी पर बैठा। उसने अपने को दिल्ली शासन से स्वतंत्र कर लिया और कर देना बंद कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप 1313 ईस्वी में सुल्तान ने मलिक काफूर को पुनः देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा।
इस युद्ध में शंकरदेव मारा गया। यहाँ भी काफूर ने विभिन्न नगरों को लूटा। अब आइए इसकी जो है बाजार खिलजी के सुधार जो इसने किए हैं वो कौन कौन से सुधार किए हैं। तो एक प्रशासक के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर के.एस. लाल के अनुसार अलाउद्दीन एक प्रशासकीय प्रयोगकर्ता था। उसने नवीन विचारों को जन्म दिया और नवीन भूमि पर उन्हें रोपा। शासन का केंद्रीकरण किया इसने, न्याय व्यवस्था में इसने सुधार किया, सैन्य सुधार किए, आर्थिक सुधार किए और जो बाजार नियंत्रण नीति है वो सब जो है इसी के समय लाई गई। अब शासन का केंद्रीकरण कैसे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी, अमीर उल मुमनिन कहा। अलाउद्दीन निरंकुशता में विश्वास करता था। उसने अपने विरोधियों का निर्ममता पूर्वक दमन करके सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। सुल्तान ने अपनी सहायता के लिए एक मंत्र परिषद नियुक्त की, किंतु उन्हें केवल सुल्तान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था। सुल्तान ने अमीरों का दमन कर साधारण लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। वह अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करता था। इस प्रकार उसका शासन पूर्ण निरंकुश था। अब न्याय व्यवस्था, तो साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए सुल्तान ने न्याय व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। अलाउद्दीन ने परिस्थितियों के अनुसार जिन नियमों को उचित समझा उन्हें ही न्याय का आधार बनाया। अलाउद्दीन के काल में दंड विधान अत्यधिक कठोर थे। संदेह होने पर अपराधियों के साथ साथ संयोगियों को भी मृत्युदंड तथा अंगभंग का दंड दिया जाता था। राज्य की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान में निहित थी। सुल्तान के बाद सद्र ए जहां या काजी उल कुजात होता था, जिसके नीचे नायब काजी होता था। सुल्तान की न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि वह भाईचारे अथवा पारिवारिक संबंधों की भी चिंता नहीं करता था और बिना किसी भेदभाव के दंड दिया करता था। अब सैन्य सुधार क्या क्या किए हैं अलाउद्दीन ने, तो सैन्य सुधारों में सबसे पहले आता है स्थायी सेना की जो है व्यवस्था की। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की जो हमेशा राजधानी में तैनात रहती थी। सेना भर्ती के लिए एक सेना मंत्री आरिज ए मुमालिक नियुक्त था। सैनिक योग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते थे, न कि वंश अथवा जाति के आधार पर। सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था ताकि किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति ना हो सके। दीवान ए आरिज सैनिकों का हुलिया रखता था। सैनिकों को नगद वेतन देना इसके काल में प्रारंभ किया गया। अलाउद्दीन ने पूर्व सैनिकों को जागीर देने की प्रथा अलाउद्दीन से पूर्व सैनिकों को जो है जागीर देने की प्रथा प्रचलित थी। अलाउद्दीन ने इस प्रबंध को समाप्त कर दिया और राजकोष से सैनिकों को नगद वेतन दिया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि एक सैनिक का वेतन 234 टंका प्रतिवर्ष था। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टंका प्रतिवर्ष वार्षिक मिलते थे। एक घोड़ा रखने वाले सैनिक को एक अस्पा तथा 2 घोड़ा रखने वाले सैनिकों को द्विअस्पा कहा जाता था। सैनिकों को घोड़े, हथियार तथा अन्य सामग्री राज्य की ओर से मिलती थी। फिर घोड़ों को जो है दागने की प्रथा भी इसी के काल में शुरू हुई। सुल्तान ने सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सैनिक अच्छे घोड़ों के स्थान पर घटिया घोड़े लाते थे जो युद्ध के समय काम नहीं कर पाते थे। इस दोष को दूर करने के लिए उसने इस प्रथा का जो है प्रचलन किया। इसके अतिरिक्त गुप्तचर व्यवस्था को और मजबूत किया तथा डाक चौकियों का निर्माण कराया। अपने सैन्य सुधारों की वजह से ही वह सैन्य अभियानों में सफल रहा। फिर आर्थिक सुधार क्या किए हैं। आर्थिक सुधार में व्यक्तिगत संपत्ति तथा जागीरों की जो है जब्ती की। तो अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अधिक धन के संग्रहण के कारण लोगों में विद्रोह की भावना पनपती है। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम या इदरत या पेंशन तथा वक्फ यानी धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। इससे खालसा भूमि का अतिरिक्त विस्तार हुआ। अलाउद्दीन ने पहले से प्रचलित जागीर प्रथा का अंत कर दिया। उसने स्वतंत्र अस्तित्व स्थायित्व करने वाले अमीरों पर नकेल कसी। राज्य की भूमि पर राज्य के नियंत्रण से राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई। फिर कर वृद्धि एवं वसूली में भी उसने जो है कठोरता की।
अलाउद्दीन ने करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। हिंदुओं से भूमि कर उपज का 50% तथा मुसलमानों से 1/4 लिया जाता था। अलाउद्दीन ने सल्तनत में गैर मुसलमानों पर 4 प्रकार के कर लगा रखे थे, जिनमें जजिया कर, खराज या भूमि कर, घरी कर या गृह कर और चरी कर या चारागाह कर आदि थे। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुस्म यानी जो लूट का माल होता था का 5वां भाग सेना को, जबकि शेष 4/5 भाग राज्य का होता था। सुल्तान ने करों को वसूल करने के लिए कठोर नियम बनाए तथा वसूली का कार्य सेना को सौंपा। सैनिक बड़ी कठोरता और निर्दयता के साथ जो है कर वसूलते थे। अब हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों की जो है समाप्ति की गई। पुरानी व्यवस्था के अनुसार मुकद्दम, खुत तथा चौधरी भूमि कर वसूल किया करते थे जो हिंदू थे, इसलिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें इन अधिकारों से वंचित कर दिया। अन्य सामान्य नागरिकों के समान उन्हें भी कर देना पड़ता था। भूमि की माप। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार भूमि की माप करवाना था। भूमि मापन को मसाहत कहा गया। भूमि माप का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कितनी भूमि पर कृषि होती है और राज्य की वास्तविक उपज क्या है। इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए उसने योग्य और ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए थे तथा दीवान एवं मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। अब आ जाइए बाजार नियंत्रण की नीति। तो वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण। अलाउद्दीन ने जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को मांग तथा पूर्ति के नियमानुसार घटने तथा बढ़ने नहीं दिया, बल्कि उनका मूल्य जो है स्थायी कर दिया। सुल्तान ने आवश्यक वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया था कि एक सैनिक कम वेतन में भी अपना गुजारा भत्ता कर सके। उसने तय कर दिया कि मूल्य वही होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची में दिया हुआ है। अब वितरण की व्यवस्था क्या है। सामान के वितरण के लिए दिल्ली में विभिन्न प्रकार के बाजारों की व्यवस्था की गई। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, जहां वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। दिल्ली आकर व्यापार करने के लिए व्यापारियों को दीवान रियासत, जो वाणिज्य मंत्रालय था, में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सदर ई रियासत नाम का अधिकारी करता था। अनाज मंडी नगर के प्रत्येक मोहल्ले में स्थापित की गई, जहां अनाज की खरीद बिक्री होती थी। मुस्लिम व्यापारियों को माल खरीदने तथा व्यापार के लिए इन मंडियों में विशेष लाइसेंस मिले हुए थे। इन व्यापारियों के अलावा शहरी क्षेत्रों में अन्य कोई भी किसानों से अनाज खरीदने की पेशकश नहीं कर सकते थे। उपभोक्ताओं को आज्ञा पत्र के आधार पर ही वस्तुएं मिलती थीं। शहना ए मंडी बाजार का दरोगा होता था। अब शासकीय भंडारण व्यवस्था। तो अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। अलाउद्दीन यह बात अच्छी तरह समझता था कि मूल्य नियंत्रण से ही वस्तुएं कम कीमत में नहीं बिक सकती, वरन उनका भंडारण भी आवश्यक है। अतः उसने अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए। गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही निकाला जाता था। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अलाउद्दीन ने राशन की व्यवस्था भी लागू की। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। अब बाजार के कर्मचारी। तो बाजार नियंत्रण को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन ने योग्य, ईमानदार तथा अनुभवी लोगों को नियुक्त किया। बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी सदर ए रियासत कहलाता था, जिसकी नियुक्ति सुल्तान करता था। सदर ए रियासत के अधीन 3 अधिकारी, नंबर 1 शहना जो निरीक्षक होता था, दूसरा बरीद जो गुप्तचर अधिकारी था, तीसरा मुनैया जो गुप्तचर था, नियुक्त किए गए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तित्व का क्या मूल्यांकन है। तो अलाउद्दीन के चरित्र एवं कार्यों के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है।
कुछ इतिहासकार उसके शासनकाल को गौरवपूर्ण मानते हैं और उसे सफल शासक की कोटि में रखते हैं, लेकिन कुछ उस इतिहासकार उसे बर्बर, अत्याचारी एवं अन्यायी शासक मानते हैं। एल्फिंस्टन के अनुसार उसका शासन गौरवपूर्ण था, अनेक मूर्खतापूर्ण एवं क्रूर नियमों के बावजूद भी वह सफल शासक था। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया था। अब खिलजी वंश का पतन के क्या कारण थे? तो अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी के बाद क्रमशः शहाबुद्दीन, उमर, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह खिलजी तथा नासिरुद्दीन खुसरो शाह जैसे अयोग्य शासक सत्ता पर बैठे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी पहला सुल्तान शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। 1317 ईस्वी में देवगिरी की पुनर्विजय उसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। बाद के दिनों में वह विलासी प्रवृत्ति का हो गया और दरबार में भी स्त्रियों की पोशाकें धारण करने लगा। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया और तुगलक वंश की नींव डाली। मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर खुसरो शाह शासक बना। वह अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। अब अलाउद्दीन की एक मंत्र परिषद थी, तो वो क्या थी? नंबर 1 उसमें दीवाने वजारत, जो वजीर होता था यानी मुख्यमंत्री। फिर दीवाने इंशा, शाही आदेश का पालन। फिर दीवाने आरिज, ये सैन्य मंत्री। और दीवाने रिसालत, ये विदेश विभाग होता था। अब इसके अलाउद्दीन के बाजार के नियंत्रण अधिकारी कौन कौन से थे? तो शहनाए मंडी जो बाजार अधीक्षक था, दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रणक था, सराय अदल यह न्याय अधिकारी था, बरीद मंडी ये बाजार निरीक्षक था, मनैया ये गुप्तचर होते थे। अब एक नज़र में एक बार ये और देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। तो पहला गुजरात में उस समय शासक था रायकरण बघेल, जिसे कर्ण कहा गया था। और 1298 ईस्वी में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ये आक्रमण इस पे किया गया है। गुजरात पे किया गया है उत्तर भारत में रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवान और जालौन। और दक्षिण भारत के अभियान है देवगिरी पे 2 बार किए गए हैं, फिर वारंगल, फिर द्वार समुद्र, फिर पांड्य और फिर देवगिरी। तो ये तो हो गया आपका खिलजी वंश। अब इसके बाद आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।